कि हम लोग फ़िनॉल चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अल्कोहल हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ़िनॉल किसे कहते हैं पहले ये समझिए आप लोग। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों को हम फ़िनॉल कहते हैं। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है अगर उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक फ़िनॉल कहते हैं। ठीक है। लाइक अगर मान लीजिए आपका बेंजीन है, ठीक है, आपका बेंजीन है और उसमें आपने OH ग्रुप लगा दिया तो इसको हम फ़िनॉल कहेंगे। बड़ा गंदा सा फिगर बन गया है, इससे बना देते हैं। ये आपका है बेंजीन। ठीक। अब इस बेंजीन में अगर आपने OH लगा दिया तो ये आपका हो गया क्या बेटा, फ़िनॉल। ये आपका हो गया फ़िनॉल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बेंजीन रिंग से एक OH लग गया तो ये फ़िनॉल होगा। फ़िनॉल के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका ये है आपका क्रिसॉल। ठीक है। इसको हम बेटा कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल, जिसे आप 2-मेथिल फ़िनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िनॉल के सेकेंड पोजीशन पे आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से आपके अगला जो कंपाउंड एग्जाम्पल है ना, अगर आपका फ़िनॉल है और फ़िनॉल के थर्ड पोजीशन यानी मेटा पोजीशन पे CH3 लग गया तो इसे हम बेटा कहते हैं मेटाक्रिसॉल। और मेटाक्रिसॉल को आप क्या कह सकते हैं, 3-मेथिल फ़िनॉल। सिमिलरली अगर आपका फ़िनॉल है और उसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा तो इसको हम कहेंगे पैरा क्रिसॉल। यानी OH और CH3 है तो वो क्रिसॉल है। ठीक है। जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को लेके ऑर्थो पे तो ऑर्थो, मेटा पे मेटा और पैरा पे है तो पैरा। और IUPAC अगर लिखना है तो पोजीशन लिखेंगे 4-मेथिल फ़िनॉल। तो क्रिसॉल इसका जो है जेनेरिक नेम है, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल नेम है, या कह सकते हैं जनरल नेम है। जबकि आपका 3-मेथिल फ़िनॉल, 4-मेथिल फ़िनॉल या 2-मेथिल फ़िनॉल आपका IUPAC नेम है। ठीक है। तो फ़िनॉल क्या है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जब OH आपका ऐड होता है तो उसे हम फ़िनॉल कहते हैं। और इन फ़िनॉल को रंगे नामक वैज्ञानिक ने कोल्टार से निकाला था और इसका अनदर नेम जो है वो कार्बोलिक एसिड भी होता है। क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। ठीक है। और इसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक किया जाता है। किसने रिपोर्ट किया था, एग्जाम्पल इसका रिपोर्ट किया था लिस्टर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट किया था। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये फ़िनॉल का आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ फ़िनॉल के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िनॉल बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड OH ग्रुप। अगर आपके क्लासिफिकेशन हम करें तो 3 काइंड से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका मोनोहाइड्रिक फ़िनॉल, दूसरा आपका है डाईहाइड्रिक फ़िनॉल और तीसरा आपका है बेटा ट्राईहाइड्रिक फ़िनॉल या पॉलीहाइड्रिक फ़िनॉल। ठीक है। मोनोहाइड्रिक में आप बहुत सारे एग्जाम्पल अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखे ना, जैसे आपने सिंपल फ़िनॉल देखा
इसके अलावा आपने सेवरल क्रिसॉल देखा। इसके अलावा और भी हैं जिसको अल्फ़ा नेफ्थॉल कहते हैं। ये थोड़ा सा हो गया। ये आपका अल्फ़ा नेफ्थॉल है। इसके अलावा आपका बीटा नेफ्थॉल। ये आपका अल्फ़ा नेफ्थॉल है एंड दिस इज योर बीटा नेफ्थॉल। तो these all are the example of मोनोहाइड्रिक, इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, और ये फिनॉल है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल के हैं। इसी तरीके से डाईहाइड्रिक फिनॉल के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। आपकी किताब में भी आसानी से मिल जाएगा। डाईहाइड्रिक में बेटा 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, नाम लिखना बहुत आसान है, आप आराम से इसका नाम लिख सकते हैं। बस पोजीशन देखते जाइए। आप आर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में लिख सकते हैं या 1 2 3 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब IUPAC नेमिंग के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डाईहाइड्रिक एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से आपके ट्राईहाइड्रिक के भी एग्जाम्पल हैं। इसमें आपके 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है, और इन सब का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। नाम सभी का मैं लिख दे रही हूँ। इसको हम कहते हैं पायरो गैलाबा। अगर 1 2 और 4 पोजीशन पे लगता है तो इसी का नाम हो जाता है बेटा डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉल। क्या हो जाता है? डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉल। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल आपका इसका है जब कि आपका 1 3 और 5 पोजीशन पे लगता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये आपके हो गए अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है, फटाफट से इनके भी नाम लिख लीजिए। इसका नाम है कैटिकॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम है क्विनॉल। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में। हालांकि IUPAC नोमेनक्लेचर आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं समझती हूँ कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आप कर लीजिएगा। आर्थो पैरा मेटा आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा IUPAC नाम जब आप लिखते हैं तो पोजीशन से लिखते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं बता दे रही हूँ फटाफट से। IUPAC नोमेनक्लेचर इट्स वेरी इजी, लेकिन आपके इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको व्हाट हैपन व्हेन वगैरह अगर आ जाए और उसमें कुछ लिखा रह जाए, हालांकि आता नहीं है, जनरल नेम से ही आता है, फिर भी है ना। आप जानते हैं कि आपके बेंजीन में 6
कार्बन होते हैं और आपका जैसे ही OH लगता है ये फिनॉल हो जाता है और इसको हम 1 पोजीशन देते हैं। ठीक है, 1 पोजीशन देने के बाद बाकी को 2, 3, 4, 5, 6 आप रैंडम दे सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आपका जो है अनदर ग्रुप या ब्रांच आकर के लगता है तो जहाँ लगेगा फिर नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। अगर यहाँ लगेगा तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे और अगर यहाँ लगेगा तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, कर देंगे उतना। मैं स्टार्ट कर दिया था। तो ये आ गया आपका, मान लीजिए आपने इधर से लगाया है ना, तो आपका नॉमेनक्लेचर इधर से आप नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर आप इधर लगा देते हैं तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे। अगर बोथ साइड है तो आप किधर से भी कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो फिर आपने इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपके 2 पोजीशन और 3 पोजीशन, दोनों पोजीशन पे कौन है, मेथिल है। तो दोनों पे मेथिल है इसलिए हमने डाई शब्द यूज करना है। डाई कौन, मेथिल, डाई मेथिल। और बेसिक कौन है, पेरेंट में कौन है, फिनॉल है। ठीक है, तो 2, 3 डाई मेथिल फिनॉल। ठीक है, इसी तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, बहुत कठिन नहीं है ये नॉमेनक्लेचर करना। जैसे मान लीजिए आपको क्विनॉल है, क्विनॉल का फॉर्मूला होता है 1,4 डाइऑल, बेंजीन डाइऑल। ठीक है, तो अब हम इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4, यहाँ कॉमा लगेगा, डाइऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। बच्चों कुछ भी इसमें खास नहीं है, सिर्फ आपको नंबरिंग देखना है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन के साथ जो क्या कर देना है, नॉमेनक्लेचर कर देना है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें, हालांकि आइसोमेरिज्म भी बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा इसके हाइलाइट्स आप जान लीजिए। आइसोमेरिज्म में आपका मेन चीज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म आप शो कर सकते हैं, वो भी अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूशन कम से कम हो, एक कम से कम फिनॉल का एक OH लगा हो और दूसरा कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो। ठीक है, तो अगर आप फिनॉल लेते हैं तो OH को आप फर्स्ट पोजीशन देंगे, उसके अलावा आप जो भी लगे होगा उसको आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जिस पे भी लगा होगा वो देख करके आप नाम लिख देंगे। लेकिन इन केस कि आपको OH ग्रुप से बड़े प्रायोरिटी ग्रुप का कुछ लगा हुआ है, लाइक मान लीजिए जैसे आप फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, और फिनॉल के 2 पोजीशन पे आपने मेथिल लगाया, तो इसका नाम आपने लिख दिया 2-मेथिल फिनॉल। ठीक है ना, और ये चीज़ मैं वहाँ से आपको बता रही हूँ जहाँ से आपका नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ छूट गया था। इसी में मैं आइसोमेरिज्म को इंक्लूड भी कर दूँगी, आप देखते रहिए कैसे। मान लीजिए आपको CHO लगा है, तो आप CHO क्या कहता है, CHO आपका ग्रेटर प्रायोरिटी रखता है देन द OH। तो अब इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इसका नाम 1 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ rखेंगे, ऐसा यहाँ पे जबकि वो OH को 1 दिया था और मेथिल को 2 दिया था, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2। अब OH का प्रीफिक्स लगाएंगे, होता है ना प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हम आइसोमेरिज्म कैसे करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं, पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ 1, 2 है तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, 1, 3 या 1, 4 कर सकते हैं, 1, 3 कर सकते हैं या 1, 4 कर सकते हैं ना, मतलब OH आपका जहाँ है वहाँ रहे और CH3 की पोजीशन हम चेंज कर दें। सिमिलरली यहाँ भी हम कर सकते हैं,
यहाँ पे मतलब 2 मेथिल था, यहाँ पे क्या हो गया 3 मेथिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 मेथिल हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ हम कर सकते हैं CHO की पोजीशन जैसे ही करेंगे चेंज, तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा या 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आइसोमेरिज्म, एक तो आपका कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म की पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है चेंज, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, किसी का भी पोजीशन अगर चेंज हो रहा है और फार्मूला सेम रह रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पता है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के अलावा इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे पाया जाता है, आप जानते हैं जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। जिस कंपाउंड में 2 कंपाउंड आप ऐसा लीजिए जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने लिया क्रिसॉल, ठीक है, हमने क्या लिया, क्रिसॉल लिया, तो क्रिसॉल में एक तो आपका क्रिसॉल बनेगा, ठीक है, एक तो आपका क्रिसॉल बनेगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। वो क्रिसॉल आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, कोई भी क्रिसॉल लेंगे उसमें एक ही आप गिनेंगे क्योंकि आपका उसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, है ना, पोजीशन चेंज नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, कहाँ पे है, फेनोलिक OH है, ठीक है। और इसको हम कैसे चेंज कर दें, एल्कोहलिक OH में बदल दें। देखिए एल्कोहलिक OH में कैसे बदल जाएगा कि यहाँ का OH निकल के CH3 के साथ जुड़ जाए, यहाँ का OH निकल के CH3 के साथ जुड़ जाए, यानी CH2OH हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेंजील एल्कोहल। ये क्या हो गया, बेंजील एल्कोहल। यहाँ पर ये क्या था, फेनॉल था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे इसका है तो OH ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी चेंज है। और आप जानते हैं एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ईथर के साथ होता है, ठीक है। तो इसका अगला कंपाउंड आप एथरिक फॉर्म में बना सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, एनिसॉल कहा जाता है। तो ये ईथर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्थो या मेटा या पैरा क्रिसॉल रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया बेंजील, और ये हो गया आपका एनिसॉल। तो ये कंपाउंड है जो आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद क्या होगा, आपको समझ में आएगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। इसके बेसिक जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को समझिए जिसमें खासियत है प्रोटोनेशन की, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपका जो फिनॉल है, ठीक है, उसमें एक बेंजीन रिंग होता है, उससे डायरेक्टली आपका O जुड़ा होता है और उससे आपका डायरेक्टली H जुड़ा होता है। ये जो आपका बेटा बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है, और यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जानते हैं, दूरी, बॉन्ड की दूरी, वो कितनी होती है, 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो कार्बन से जुड़ा है। और किस तरह के कार्बन से जुड़ा है बेटा, ये किस तरह के कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन जो है वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण
यहाँ पर इसका इससे संयुग्मन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आसानी से डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। तो जब यहाँ से आसानी से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तो यहाँ प्रोटोनेशन बहुत ही आसानी से होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चर। सॉरी समझ जाइए, डॉटर लाइन हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसके प्रिपरेशन के बाद। ओके बच्चों, तो अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जिन जिन मेथड्स को हमें पढ़ना है ना, उन मेथड्स को आप क्या करो कि बाय नेम एक आप चेकर बोर्ड बना लीजिए, ठीक है। जैसे कोलतार से पहला मेथड है आपका फ्रॉम कोल टार। दूसरा मेथड है आपका फ्रॉम क्यूमीन। आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलो एरीन। नेक्स्ट आपका मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हेलो एरीन्स में आपके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका है डाउ प्रक्रम और दूसरा है रैशिंग प्रक्रम, ठीक है। रैशिंग प्रोसेस एंड डाउ प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो डाइजोनियम क्लोराइड से है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बच्चों, आपको लगेगा कि ये बहुत हेवी है, हाँ थोड़ा हेवी तो लगता है प्रिपरेशन, लेकिन अगर आप थोड़ा इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लें तो इतना भी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको लिखने से क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड एजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये आपने लिख लिया और सबसे पहले ये आपने याद कर लिया, है ना। अगर आपने ये पूरे पॉइंट्स याद कर लिए कि हमें किन किन चीज़ों से बनाना है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल है, तो आपको सेकंड चीज़ क्या करना होगा कि सभी का आप क्या करिए फॉर्मूला एकदम से अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। इन सभी का फॉर्मूला अच्छे से आप क्या करिए, इसको चौकोर में घेर लीजिएगा। मेरा 2 पेज लग रहा है इसलिए हमारा स्क्वायर जो है वो टूटा आ रहा है, आप लोग अपना बना लीजिएगा। तो इससे जैसे आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़ कि अच्छा मुझे मेन रिएक्टेंट क्या लेना है। जब हमें मेन रिएक्टेंट पता हो जाता है ना बेटा, तो हमें प्रोडक्ट बनाना आसान होता है। जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना, आपको क्वेश्चन होता है व्हाट हैपेंस व्हेन, कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया कि सैलिसिलिक एसिड इज़ ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इतना ध्यान आ जाएगा, अच्छा सैलिसिलिक एसिड से तो हमने फिनॉल भी पढ़ा था और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से OH निकलेगा, तो निश्चित रूप से हमें फिनॉल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किन किन रिएक्टेंट से फिनॉल मिलता है। तो जैसे ही व्हाट हैपेंस व्हेन एंड कैसे बनाओगी आएगा, है ना, कि फ़लाँ चीज़ से फ़लाँ चीज़ कैसे बनाओगी,
तो तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में या इस प्रॉपर्टी में हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो इसलिए इस चौकोर एरिया को जिसको आप लोग नहीं नोट करते हैं, इसे ज़रूर नोट किया करिए और उसके बाद इसके रिएक्शन के साथ इसको एक्सप्लेन किया करिए। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरीके से समराइज़ फॉर्म में आपके दिमाग में रह जाएगा और आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। अब आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं कि हम कोल टार से कैसे बना सकते हैं फ्रॉम कोल टार। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोल टार के अंदर जो फिनॉल होता है वो एक्चुअली फिनॉल फॉर्म में ही होता है। उसमें जो मीडियम ऑयल होता है ना, जब हम कोल टार का क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो प्रभाजी आसवन के समय लगभग 450 केल्विन पर जो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होता है उस ऑयल में आपको फ़िनॉल मिलता है। लेकिन ये फ़िनॉल आपका प्योर फ़िनॉल नहीं होता है। तो इसको प्योरीफाई हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो आपका कोल टार के प्रभाज से यानी फ्रैक्शन से जो तेल मिलता है उसे मध्य तेल कहते हैं, मीडियम तेल कहते हैं। तो उस मिडिल तेल में जो है आपका ऑयल जो होता है उसका भी फार्मूला C6H5OH ही होता है, फिनॉल ही होता है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में बेटा नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इसके साथ होता है क्या है कि सोडियम का ये साल्ट बना देता है। ठीक है बेटा, जब सोडियम का ये साल्ट यानी लवण बना देगा तो ये जल के ऊपर तैरता हुआ मिल जाएगा और इसको आसानी से सेपरेट कर लिया जाता है। और सेपरेट करने के बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जल के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर सोडियम उसमें से निकल जाता है और आपको फिनॉल सेकेंड स्टेप में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ऐसे कैसे बनेगा, C6H5, यहाँ से आपका H निकल जाएगा और यहाँ से Na निकल के जुट जाएगा। ठीक है, तो ये Na आके यहाँ लग जाएगा और ये H इसके साथ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो C6H5ONA। ठीक है, ये आपका लवण बन गया। ये आपका क्या बन गया बेटा, लवण बन गया। और उसके अलावा क्या बन गया, जल बना। ठीक है, अब इस लवण को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित किया जाता है। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, C6H5OH प्लस Na2CO3। इस प्रकार से आपका फिनॉल बना। ठीक, बाय द हेल्प ऑफ कोल टार। अब क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन, जब हम क्यूमीन की बात करते हैं तो क्यूमीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और बच्चों आप ये जान लीजिए कि दिस इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड, आपका एक औद्योगिक विधि है। ये आपकी एक औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। इस इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेंजीन तथा प्रोपीन की अभिक्रिया फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ की जाती है तो क्यूमीन प्राप्त होता है। ठीक है, और क्यूमीन की सहायता से हमें फिनॉल मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, बेंजीन और प्रोपीन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, सभी को पता है, C6H6 बेंजीन हो गया। अब इसको आप किससे अभिक्रिया कराएंगे, प्रोपीन से। ये आपका है प्रोपीन। देखिए क्या बनता है, क्यूमीन बनता है। अब क्यूमीन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ये आपने बेंजीन रिंग बनाया, बहुत ही आसान है। हमेशा आप जान लीजिए कि जब भी आपका यहाँ पर एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, दैट इज़ योर प्रोपीन, तो निश्चित रूप से अभिक्रिया कहाँ पे होगी, इस पाई बॉन्ड पे होगी, इस पाई बॉन्ड पे होगी। ठीक है, ये पाई बॉन्ड पे आपकी अभिक्रिया होगी तो यहीं से टूट करके बेंजीन रिंग का अभिक्रिया करके जुटेगा। तो आपका यहाँ कौन सा कार्बन, बीच वाला कार्बन जुट गया। ठीक है,
तो इधर आपका हो गया CH3 और इधर भी हो गया आपका CH3। दिस इज़ योर क्यूमीन, दिस इज़ योर क्यूमीन। ओके, अब इस क्यूमीन को हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 368 to 408 368 to 408 केल्विन पर हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको मिल जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। देखिए बेंजीन रिंग में कुछ नहीं हो रहा है, सब बाहर चेन में हो रहा है। ठीक है, नाम लिख लीजिए, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। यहाँ देखिए ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये पर ऑक्साइड है। ठीक है, अब डाइल्यूट H2SO4 से इसका आप घटन कराएंगे। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 323 to 363 केल्विन। ठीक है, तो आपका फिनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा, यहाँ से एसीटोन बनेगा और ये OH आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है आपका, ये बन गया आपका फिनॉल बच्चे, और दूसरा साइड प्रोडक्ट आपका बन गया एसीटोन। सभी के नीचे चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, नाम ज़रूर लिखिएगा। नाम नहीं लिखेंगे तो आपको मुश्किल ये होगी कि याद करना भी मुश्किल होगा और कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चंस भी आपको करना मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो आपका है फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन से आप जानते क्या होता है ना, जब आपका एरीन में हेलोजन लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन कहेंगे। ठीक है ना, अब ये हेलो एरीन दो प्रोसेस के जरिए अलग अलग आपको फिनॉल प्राप्त कराता है। पहला आपका है रैशिंग प्रोसेस और दूसरा आपका है, जो पहले भी मैंने बताया था कि इसके दो प्रोसेस आप पढ़ेंगे, एक आपका है रैशिग प्रोसेस और दूसरा आपका है डो प्रोसेस या डाउ प्रोसेस। ठीक है, रैशिक प्रोसेस में हेलो एरीन की अभिक्रिया जो होती है बेटा, वो सीधे सीधे क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ, क्लोरोबेंजीन को वेपर के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, जबकि डाउ प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ, कितना 10% NaOH के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक आप ध्यान रखिएगा कि रैशिक प्रोसेस आपका रिएक्टेंट जो है वो दोनों में सेम है, क्लोरोबेंजीन है, लेकिन आपका रिएजेंट अलग है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके देखे हैं, पहले रैशिक प्रोसेस को देख लेते हैं। पहले हम रैशिक प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप सबको पता है, C6H5Cl होता है। इसको जब वाटर वेपर के साथ बेटा हाइट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एट 800 डिग्री केल्विन, तो हमें क्या मिलता है, C6H5OH प्लस HCl। ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आपका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है ना। और सेकंड जो आपका है, ये आपका रैशिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, सेकंड जो है आपका, उसमें आप C6H5 की अभिक्रिया, Cl की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कास्टिक सोडा से कराएंगे, 2NaOH से।
यहाँ पे टेम्परेचर आपका 573 to 623 केल्विन है और प्रेशर आपका 320 एटमॉस्फेयर है। देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आप मिस कर जाते हैं तो अप्रॉक्स भी आप लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं याद है तो जैसे आप 550 से 600 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सोडियम साल्ट इसका बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड बना। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में यही क्या होगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, C6H5OH प्लस NaCl। तो इस तरीके से बच्चों देखिए इन दोनों रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आपका रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट अलग है, प्रोडक्ट सेम है। ये 1 स्टेप में है, ये 2 स्टेप में है। यहाँ फिनॉक्साइड आयन के ज़रिए बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के बाद आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बच्चों आप चाहें तो इसमें सल्फोनिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से, पहले ये कर लेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बेंजीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप आसानी से वो भी कर सकते हैं। इसलिए पहला स्टेप में हम लोग ये देख लेते हैं कि आप बेंजीन से पहले सल्फोनिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त करने के लिए सीधी सी बात है कि हम उसका सल्फोनेशन कर देंगे। बेंजीन का सल्फोनेशन बेंजीन की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो सल्फोनेशन के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, आप जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो C6H6 को आप क्या करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ सल्फोनेशन करेंगे बेटा तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे सूत्र आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर रिएक्शन बनाना आसान होगा। अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर आप रिएक्शन कभी भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट का मेन रिएक्टेंट आपको मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इससे आपको क्या करना है, फेनॉल बनाना है। बहुत सिंपल है, सल्फोनिक एसिड है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करिए और आप उस प्रोसेस को जाइए जहाँ पर आपको सोडियम का फेनॉक्साइड मिल जाए। सोडियम का फेनॉक्साइड आसानी से कैसे मिल जाएगा आइए देख लेते हैं। C6H5SO3H अभिक्रिया करा दिया किसके साथ बच्चे, NaOH के साथ अभिक्रिया करा दिया। टेम्परेचर नोट कर लीजिए 573 केल्विन, हीट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप हीट करेंगे तो SO3H यहाँ से निकल जाएगा एज ए सोडियम सल्फाइड और आपका मिल जाएगा बेंजीन से जुड़ा हुआ फिनॉक्साइड और इसमें लग गया सोडियम, तो सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम का आप SOD डॉट भी लिख सकते हैं, पूरा सोडियम नहीं लिखना चाहें तो आप मत लिखिए। सोडियम फिनॉक्साइड के अलावा जो साइड प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे वो क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस 2H2O। ठीक है, तो आपको मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपने डॉप प्रोसेस में देखा था, HCl के साथ आपने अभिक्रिया कराई थी सोडियम फिनॉक्साइड की, आराम से सोडियम निकल गया था क्लोरीन को लेकर के और H जुट गया था, है ना। डाउ प्रोसेस में भी तो यही हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया HCl से आपने कराई थी, यहाँ भी वही अभिक्रिया हो रही है, सेम अभिक्रिया हो रही है, यहाँ कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा दोनों जगहों पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों रिएक्शंस में कितनी सिमिलरिटी है
है ना। ये जो आपका थर्ड स्टेप है जिसमें आपने सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराई है, ये आपको बार बार कई मेथड में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ भी आप यही देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ डाउ प्रोसेस में भी आप यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में यही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सेकेंड स्टेप है ना, HCl के साथ अभिक्रिया जो हो रही है, यहाँ HCl के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो इस HCl के साथ जो अभिक्रिया हो रही है तो उसी तरीके से आपका फिनॉल बन रहा है, यहाँ पर भी उसी तरीके से आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगेन मैं कहूँगी कि जब भी आपको कोई भी प्रिपरेशन पढ़ना है, अगर आप फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो आप कभी भी उसका रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बेंजीन मतलब C6H6 होना ही होना है, तो C6H6 न लिख के हम C6H5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई डाइजोनियम को भी तो लगाना है। अब डाइएजो क्या होता है, N2 को हम डाइएजो कहते हैं, N2 लिख दीजिए। अब क्लोराइड है तो Cl लगा दीजिए, हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पे आपको बड़ी ही आसानी से C6H5OH यानी आपको फिनॉल मिलेगा, और साइड प्रोडक्ट में आपका नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। जब भी गैस को लगाते हैं बेटा तो ऊपर की ओर आप तीर लगा देते हैं, और बचा हुआ जो HCl है वो हाइड्रोजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सहायता से आप कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तो जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रियाएं हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते ही हैं, RMgX को कहते हैं, है ना। एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो और आपका मैग्नीशियम हैलाइड लगा हो तो हो गया। अब चूँकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हम एल्किल की जगह क्या लगा देंगे, फेनिल लगा देंगे। ठीक है, तो C6H5MgBr। ओके, C6 यानी C6H5 क्या हो गया बेटा, फेनिल। फेनिल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। आसान, नाम आसान है याद करना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसको हम ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, जो आसानी से अगले स्टेप में प्रोटोनेशन के दौरान फिनॉल प्रोड्यूस करेगा। MgOHBr। ठीक है, तो ये आपका हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से आप कैसे फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका एंड लास्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की जो अभिक्रिया कराते हैं बेटा वो हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं, और गर्म करने पे सोडियम फेनॉक्साइड अगेन मिलेगा। ठीक है, और ये सोडियम फेनॉक्साइड अगेन HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा और फिनॉल बनेगा। मतलब इसका सेकेंड स्टेप वही है जो इसके पहले आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देखा था या डाउ प्रक्रम में देखा था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मिलेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको पहले सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त करना होगा। सैलिसिलिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे ओइक एसिड लग जाए, फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे, ये फिनॉल है। ठीक है, अगर आप इसको हाइड कर दें तो ये आपका फिनॉल है,
और फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे COH लग गया, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया। ओइक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी NaOH के साथ द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम में आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। 360 डिग्री केल्विन आपका बना फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड ONA प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में बच्चों आपको फेनॉक्साइड को ले लेना है, सोडियम फेनॉक्साइड को ONA और HCl के साथ अभिक्रिया करा देनी है, डाइल्यूट, और आपको क्या मिल जाना है, फेनॉल मिल जाना है और NaCl मिल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से देखिए, यहाँ पे सेकेंड स्टेप बहुत ही आसान है जो कि 3 बार आपका रिपीट हो चुका, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, ये तो प्रिपरेशन आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। इसमें भी मैं पहले यही कहूँगी कि आप एक चार्ट, समराइज चार्ट बना लीजिए कि हम लोग जो फिनॉल का प्रॉपर्टी होगा। देखिए फिनॉल का आप अगर स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि एक आपका बेंजीन रिंग होता है और दूसरा आपका इससे जुड़ा हुआ OH बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक तो आपके इस OH बॉन्ड के कारण होती है, ठीक है। जो भी रिएक्शन होगा या तो क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि ड्यू टू दिस साइक्लिक रिंग होगा, ठीक है। तो 2 तरह की तो ये हो गई, और कुछ आपके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड या कंडेंसेशन से रिलेटेड रिएक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो पहले लेट्स समराइज़ कि हमें किस किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू फेनोलिक ग्रुप या OH ग्रुप। प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू OH ग्रुप, दूसरा प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू बेंजीन रिंग, तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपके प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो कंडेंस करेंगी, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, सम अदर रिएक्शन। तो इसको आप टेबुलेट कर लीजिए कि हमको इतने टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। इतने टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। अब बारी बारी से एक एक को हम लोग लेंगे। इसमें आपका OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो जब बेटा OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा यानी कि प्रोटोनेशन होगा, यानी प्रोटॉन निकलेगा। जब प्रोटॉन निकलेगा तो ये कैसी प्रकृति को शो करेगा, एसिडिक प्रकृति को शो करेगा, ठीक है। एसिडिक, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है ना।
एसिडिक नेचर कैसे होता है? आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड कब होता है? जब वो प्रोटॉन डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करे, विच डोनेट हाइड्रोजन आयन, यानी कि किसी भी कंपाउंड में यदि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है तो हम उसे एसिड का दर्जा देते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन फिनॉल आपका बहुत ही वीक एसिड है, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत ही वीक एसिड है। सो दैट इसका जो Ka वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1.3 इंटू 10⁻⁻10 ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, इसलिए कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो ड्यू टू प्रोटोनेशन होते हैं। अब ये प्रोटोनेशन होता कैसे, ये एसिडिक नेचर होता क्यों है, तो इसका क्या रीज़न है, एसिडिटी का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसका रीज़न है बेटा रिजोनेंस। इसका रीज़न क्या है? रिजोनेंस। और रिजोनेंस क्यों है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपका लगा हुआ है इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिंग की ओर आते हैं और डीलोकलाइज होते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? O और इस रिंग कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, वैसे ही क्या होगा, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा, है ना, इसके बीच के जो बॉन्ड्स होंगे वो डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। तो डिस्टर्ब होना शुरू होंगे तो क्या होंगे? उनकी भी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे ही आपका डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन के पास, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे पेंटावेलेंट की कंडीशन आएगी। और जब पेंटावेलेंट की कंडीशन आएगी तो क्या करना होगा, इस कार्बन से यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बेटा वो कैसा मिलेगा? अगला स्ट्रक्चर देखिए आपको मिलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप हो गया, ठीक। और बाकी बॉन्ड्स क्या होंगे? जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा। तो चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा? यहाँ डेवलप हो जाएगा। चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा? यहाँ डेवलप हो जाएगा। और बॉन्ड आपका एज इट इज़ रहेगा, ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन तीर कहाँ से कहाँ लग रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कहीं से कहीं भी तीर लगा दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा कि तीर कहाँ से जा रहा है और कहाँ को पहुँच रहा है। आप लोग क्या करते हैं, तीर का निशान गलत लगाते हैं और फिर पूरा का पूरा मैकेनिज़्म गलत हो जाता है। तो इसलिए इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए ही स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है। और हर दो स्ट्रक्चर के बीच में आपका डबल हेडेड एरो लगता है, वो प्रदर्शित करता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में क्या हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड हैं। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, इस साइकिल की ओर, इस रिंग की ओर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव सेंटर डेवलप हुआ। और ये नेगेटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन से डेवलप हुआ और ये डिलोकलाइजेशन पूरे रिंग पे स्प्रेड करता है। और इस तरीके से आपके 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। 5वां स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिए। ये अगेन जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जाएगा यहाँ और ये पाई बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन के पास, ठीक है।
तो अगेन से आपके पास इस तरह की संरचना जो आपकी थी वो मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ही इसकी जो है प्रोटोनेशन की क्षमता होती है और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है लेकिन वीक एसिड होता है, ठीक है। अब इसका तो ये पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब ये हाइड्रोजन को मुक्त कर दे, यानी कि फेनॉक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाए, जब ये फेनॉक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाता है तब ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और भी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है देखिए, ये आपका O और ये आपका H, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हुआ और आपका बन गया ये फेनॉक्साइड आयन। यानी प्रोटॉन आपका क्या हो गया, निकल गया। प्रोटॉन आपका क्या हो गया, निकल गया। ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ही, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ही और एक यहाँ से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो इस तरीके से इसके पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक अपना लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, 2 अपना लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। और उस बॉन्ड पेयर के कारण इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया। इसी को हम कहते हैं फेनॉक्साइड आयन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फेनॉक्साइड आयन। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स अगेन हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ये भी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसके लिए अगेन आप फिगर देख सकते हैं। आपके 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए आप सबसे पहले 5 रिंग बना लीजिए कार्बन की, बेंजीन रिंग। इसके बाद हम लोग इसमें डीलोकलाइजेशन को समझ लेंगे। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। आप पहले यहाँ 6 ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ओके, क्लियर है, वेरी क्लियर। अब करना क्या है, इस बॉन्ड के पास यहाँ से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देनी है। जैसे ही शेयरिंग होगी तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ये चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, निश्चित तौर पे अब यहाँ पेंटावेलेंट तो रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये इस कार्बन को देगा, ठीक है। अब जैसे ही इस कार्बन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिला तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट अगेन जैसे पिछले में आपको समझाया था मैंने, ये आपका लोन पेयर यहाँ गया और ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ गया और चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। अगेन से आपको ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल गया। फिर अगले स्टेप में फिर से वही डीलोकलाइजेशन करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड चलता रहेगा आपका। अब जैसे ही ये बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ जाएगा और यहाँ पर फिर से 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपके 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर
फिनॉक्साइड आयन के भी मिल जाते हैं आपके पास। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है? फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये देखिए इस समय आपको दोनों दिख रहा होगा। यहाँ पर फिनॉल के हाइब्रिडाइजेशन में देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एज ए प्रोटॉन निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा स्थायी स्ट्रक्चर होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल के। ठीक है, फिनॉक्साइड, इसीलिए जितना भी आप रिएक्शन देखोगे उसमें सबसे पहले आपको फिनॉक्साइड का बनना ही दिखाई देगा। अब बच्चों कभी कभी ये एसिडिटी की रेंज आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वो आपको अब समझ लेना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखना चाहें विभिन्न फिनॉल्स में, है ना, तो वो भी आप नोट कर लीजिए कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा फिनॉल की जो एसिडिटी होती है ना, फिनॉल की जो एसिडिटी होती है वो क्रिसॉल वगैरह से ज़्यादा होती है। मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, इसका पीके वैल्यू होता है 9.98, इसका होता है 10.08, इसका होता है 10.14 और इसका होता है 10.28। इसका जितना ज़्यादा है उसकी एसिडिटी उतनी ही कम है। ठीक है, अब ऐसा होने का कारण है प्लस आई या प्लस एम इफ़ेक्ट। आप जानते हैं कि क्रिसॉल में फिनॉल के ग्रुप के साथ कौन लगा होता है, मेथिल ग्रुप लगा होता है, और ये मेथिल ग्रुप प्लस एम ग्रुप या प्लस आई ग्रुप होता है ना, तो उस वजह से वो जो है प्रोटोनेशन को ईज़ करता है। अब जैसे मेटा पोजीशन पे है तो ज़्यादा ईज़ करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे है तो उससे कम ईज़ करेगा, पैरा पे है तो थोड़ा ज़्यादा ईज़ करेगा, तो उस आधार से इसका जो क्रम है बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाई हाइड्रोक्सी में देखें, है ना, मोनो, ये तो मोनोहाइड्रिक है, डाई हाइड्रो में देखें तो आपका है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है रिसोर्सिनॉल, उसके बाद होता है क्विनॉल, उसके बाद होता है केटिकॉल, फिर होता है फेनॉल और फिर उसके बाद अगेन वही आपका क्रिसॉल। देन एंड लास्ट वन इज, ठीक है, तो ये ऑर्डर आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये ऑर्डर तो इसमें रिपीट भी हुआ है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आइए प्रॉपर्टीज़ को शुरू करते हैं। अभी तो हमने एसिडिक नेचर देख लिया, उसी एसिडिक नेचर के आधार पर ही जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे कि कैसे हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको एसिडिटी समझाने का मोटिव था कि एक तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, वो आपका कवर अप होता है। दूसरा, आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हैं, यानी O और H के बीच जो क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का, इस क्लीवेज की वजह से जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्यू टू एसिडिटी ऑफ फिनॉल होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। तो अब जितना भी रिएक्शन अगर बेस के साथ होगा या साल्ट के साथ होगा तो नेचुरली वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और फिनॉक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में आपको पक्का क्या बनेगा,
उसका साल्ट बनेगा, फेनॉक्साइड बनेगा, और फिर जिस भी लवण से अभिक्रिया हो रही है उसका साल्ट बनेगा, या जिस भी एल्कली मेटल के साथ अभिक्रिया हो रही है उसका साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया। प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो C6H5OH, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्ट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया हुई ना, बस आपने क्या किया, यहाँ से H को हटा दिया और यहाँ से Na को लगा दिया और HOH निकाल दिया, यानी H2O निकाल दिया। ठीक है, इसका नाम आपने रख दिया सोडियम फेनॉक्साइड। इसी तरीके से KOH के साथ अभिक्रिया होगी तो सेम रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्लीवेज होगा OH बॉन्ड का और आपका अगेन प्रोडक्ट विल बी सेम, बस आपका चूँकि आपका यहाँ पर पोटेशियम का सॉल्ट आपने लेना है, तो आप पोटेशियम ले लीजिए क्योंकि सोडियम के साथ आप कर चुके हैं रिएक्शन। ठीक है, तो KOH ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पोटेशियम लग जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आपका OH बॉन्ड टूट रहा है और आकर के सॉल्ट उसमें जुट जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, रिएक्शन विद मेटल्स। सेम रिएक्शन होगा। अब चूँकि मेटल है तो मेटल के साथ अभिक्रिया करने पर फिर वही फेनॉक्साइड ही बनेगा, लेकिन उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, C6H5OH प्लस 2Na, तो 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो H2 गैस रिमूव होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर आपका साइड प्रोडक्ट जो था वो क्या था, H2O था, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या है, H2 है। इस चीज़ को आपको नोटिंग लगा लेनी चाहिए कि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट ये है और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट वाटर है। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट तो आपका सेम ही है। यहाँ पर देखिए मेन प्रोडक्ट आपका सेम है, साइड प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मान लीजिए हमने एल्कली रिएक्शंस देख लिए, तो उसके बाद हम रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग बना लेते हैं। सबसे आसान रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C6H5OH लिया। ठीक है, इस H को आप थोड़ा सा बॉन्ड के फॉर्म में बना करके समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। OH, इसी बॉन्ड को हमें तोड़ना है, यही बॉन्ड आपका टूटेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं RMgX आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। बार में आप कोई भी जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो एल्किल ले लेंगे और X में आप ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से कौन आकर के जुड़ेगा, R आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, C6H5OMgBr प्लस CH4। ये मेथेन गैस निर्माण की विधि में भी आपने ये वाला मेथड पढ़ा था। मेथेन जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मेथेन के निर्माण की विधि में आपने ये चीज़ पढ़ा था कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको मतलब अगर यहाँ पर आपका CH3 है तो यहाँ मेथेन बनेगा, अगर C2H5 है तो यहाँ पर एथेन बन जाएगा, C6C2H6 बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। और अगर आप जनरल रिएक्शन कर रहे हैं
तो RH बन जाएगा। तो आप समझिए इसको, ठीक है। मिटा दूँ, पता नहीं आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं। मतलब आपका ये RH बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब ये R अगर आपका CH3 है तो मीथेन बनेगा, और अगर आपका R C2H5 है तो प्रोडक्ट आपका एथेन बनेगा, ठीक है। अब क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ पर भी फेनॉक्साइड बनेगा, इसका नाम आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, फेरिक हेक्सा फेनॉक्साइड थर्ड आयन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस HCl। इसके 6 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है एसिटाइलेशन। एसिटिलीकरण, ठीक है, एसीटेट बनेगा। देखिए कैसे एसीटेट बनता है बेटा, C6H5OH, दिस इज़ योर फिनॉल, दिस इज़ योर फिनॉल। अब इसका एसिटिलेशन करना है हमें बेटा, तो हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एसिटिल क्लोराइड क्या है, CH3COCl, CH3COCl, उल्टा लिख रही हूँ मैं क्योंकि इधर से आपको निकालना है आराम से। तो ये अभिक्रिया बेटा पिरीडीन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ एरो के ऊपर पिरीडीन लिख लेंगे, और आपका बन जाता है फेनिल एसीटेट। क्या बन जाता है, फेनिल एसीटेट, C6H5OCOCH3, फेनिल एसीटेट। यहाँ से Cl निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, और HCl निकल जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा फेनिल एसीटेट, लिख लीजिए आप लोग, फेनिल एसीटेट, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेंजोलाइजेशन, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। बेंजलीकरण, हिंदी में कहते हैं बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण, ठीक है। देखिए बेंजोइलीकरण में क्या होता है बेटा, फिनॉल रिएक्शन करता है, अपने आपने कहा था एसिटिल क्लोराइड से ना, एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया होगा, बेंजोइल को सब्स्टिट्यूट करना है, तो फेनिल बेंजोएट बनेगा, है ना। तो हम किसको ले लेंगे,
एसिटिल क्लोराइड को ना लेकर किसको लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड को लेंगे। ठीक है, तो C6H5OH प्लस C6H5COCl। अगेन यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और आपका बन जाएगा C6H5O C6H5 प्लस HCl। इसका नाम लिख लीजिए फेनिल बेंजोएट। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजोइलेशन। इसका नाम आप लिख लीजिए शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया नाम लिख लीजिए इस अभिक्रिया का। यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, आप भी लिख लीजिएगा शॉर्टन। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, तो आप चाहें तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। हालांकि इस नाम से कभी पूछा नहीं गया है, पर मेंशन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रिपरेशन है, सॉरी प्रॉपर्टी है, वो आपका है एल्काइलेशन। क्या है आपका, एल्काइलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या होता है बेटा, सोडियम या पोटेशियम का जो फिनॉक्साइड पहले हम बनाते हैं और उसके ऊपर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराने के बाद इसका ईथर प्राप्त होता है। इसीलिए ईथर चूँकि प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको ईथरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ईथरीकरण। इसे विलियमसन सिंथेसिस भी कहा जाता है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं इसके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है आपका, और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही इजी है। इसमें हम फर्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे और सोडियम का फेनॉक्साइड प्राप्त कर लेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करा देंगे और हमको एनिसॉल मिल जाएगा, या जो भी ईथर हम प्राप्त करना चाहते हैं वो ईथर हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। C6H5OH प्लस NaOH, तो यहाँ से बनेगा आपका C6H5ONa प्लस H2O। ठीक है, यह अभिक्रिया होती है एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पहला स्टेप था बेटा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, बहुत सिंपल है, Na निकल जाएगा। हमने मान लीजिए ले लिया मेथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से सोडियम मिल जाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और हमें ईथर मिल जाएगा C6H5OCH3 प्लस NaBr। अब इसका नाम हम लिख सकते हैं मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, तो ये स्टेरिफिकेशन, एल्काइलेशन या विलियमसन सिंथेसिस, जिस भी नाम से आपका आएगा, आपको आंसर यही करना होगा। ठीक है, लास्ट है आपका सल्फोनेशन। आइए देख लेते हैं सल्फोनेशन के भी बारे में। कहाँ तक पहुँचे थे, F तक पहुँचे थे ना। में होता है सल्फोनीकरण।
बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं अब यहीं रोकूंगी, है ना। इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टीज़ अगले पार्ट में डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। अभी आप इतना पढ़ लीजिए, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ लेने से थोड़ा सा बोरिंग सा होने लगता है, तो इसलिए मैं अगला वीडियो आपको भेजूँगी इसके लिए, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप टोसाइल क्लोराइड से करते हैं। अब टोसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा थोड़ा सा टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। ये आप एक चीज़ है जो आपको ऐसा मिला है जो आपको बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा और आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, ये तो प्रोडक्ट है, 1 सेकेंड। टोसाइल क्लोराइड तो बनेगा ना आपका, तो पहले आप सल्फोनिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। 1 मिनट। प्लस Cl O2S, हाँ सही है, इसी से अभिक्रिया होगी। CH3, pyridine की प्रेजेंस है। अब देखिए यहाँ से कुछ होना नहीं है खास। क्या करना है, यहाँ से H आप निकाल दीजिए, यहाँ से Cl निकाल दीजिए, HCl निकाल दीजिए, बाकी को आप जोड़ दीजिए। C6H5O एज इट इज़। अब SO2 से जुड़ेगा, ठीक है। O2S, S से ही दोनों जुड़ेगा ना, ऑक्सीजन दोनों ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मत सोचिएगा कि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। CH3 प्लस HCl, ये बना फेनिल टोसालाइट। फेनिल टोसालेट, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये फेनिल टोसानेट क्या करेगा, अगेन pyridine के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल आपका जुड़ जाएगा। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन फिनॉल्स, ओके। अभी आपका ये लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे का आपका वीडियो हो गया है, तो इतना मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ओके। मेरे GGIC के प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये मीडियम ऑफ स्टडी सोचा, और होप कि आप सब इसका लाभ उठाएंगे और ज़रूर से इस क्लास को देखेंगे और नोट भी अपना कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।